नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे लड़ाकू को हरा ही नहीं, युद्ध में हरा ही नहीं बल्कि नपुंसक तक बना दी, क्योंकि वह कभी नहीं शादी कर सके, नहीं कभी उनके स्वाभाविक है शादी नहीं करेंगे तो बाल बच्चे नहीं होंगे। इस तो यह कौन महिला थी या कौन रानी थी, मैं आज उसी पर बतलाने जा रहा हूं कि मोहम्मद गोरी को हराने वाली और नपुंसक बनाने वाली वीरांगना रानी कौन थी। उसी पर आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। यह जो है बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य सभी पीसीएस परीक्षाओं के अलावे नेट, जेआरएफ वगैरह, एसटीईटी सभी में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। आइए, मैं सबसे पहला यह चर्चा करना चाहता हूं कि गुजरात में सोलंकी वंश जो है, जिसको चालुक्य वंश कहा जाता है, गुजरात का चालुक्य भी कहा जाता है, सोलंकी वंश, उसके संस्थापक मूल राज प्रथम थे। मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं। उनकी राजधानी अनहिलवार है। मैं यह कहने जा रहा हूं कि उन उसी वंश के मूल राज द्वितीय थे अजयपाल। अजयपाल एवं नायकी देवी के पुत्र, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष ही शासन किया, जिसमें इन्होंने तुर्क आक्रांता को पराजित करने में सफल हुए। इन्हें मलेच्छ और हमीर भी कहा जाता है। मैं अब बतलाना चाह रहा हूं कि मूलराज के शासन काल में, क्योंकि नायकी देवी उसकी संरक्षिका बनी थी, वीरांगना रानी नायकी देवी पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वह कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी और बचपन से युद्ध कला में प्रवीण थी। मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ कि देखिए, बचपन से ही यह युद्ध कला में प्रवीण थी। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, हाथी पर सवार होकर के युद्ध कला को प्रदर्शित करना, इसके अलावे खेल कूद में भी वीरांगना थी। तो यह वीरांगना नायकी देवी को आप देख रहे हैं, बचपन से यह जो है अपना अभ्यास कर रही हैं। अजयपाल की पत्नी थी, यह आप ध्यान रखेंगे। अजयपाल को उनके जो बॉडीगार्ड थे वही उनको मार दिए थे। मैं आपको अब आता हूं कि यह जो है गोरी जो है यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए, उस पर भी मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। देख रही, यही गुरीद एम्पायर है। गुरीद एम्पायर मीन्स गुरी का जो क्षेत्र है उसको गुरीद एम्पायर कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुरीद एम्पायर कैसे यहाँ से चल करके यहाँ पर चालुक्य के पास आकर के लड़ाई करना चाह रहे हैं। इनका यह जो इनको खबर मिली कि चालुक्य जो सोलंकी वंश के चालुक्य रानी नायकी देवी है, वह विधवा हो चुकी है और उनके 2 पुत्र हैं, दोनों छोटे छोटे पुत्र हैं। अब यह जो है सो सबसे पहला तो उस सोचे कि भाई यह कमजोर है, महिला है, हम आक्रमण करेंगे, हम जीत लेंगे, धन धान्य से परिपूर्ण यह क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात का यह जो तट है व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तो व्यापार भी मिलेगा और हमको धन भी मिलेगा और क्षेत्र भी मिलेगा, क्योंकि महिला है, इसको कुछ हमारा विरोध नहीं कर पाएगी और हमारी ताकत ज्यादा है। लेकिन यह नहीं जाने कि भारत की जो महिला है, विशेष करके मैं कहना चाहता हूं कि गुजराती महिला में बहुत ही आत्मसम्मान, धैर्य और वीरांगना की प्रवृत्ति होती है। तो यह भारतीयता के जो राष्ट्रीय गौरव है उससे ओतप्रोत होकर के यह जो है अपना अपने आप को बचा करके लड़ने के लिए भी यह युद्धत थी, वह लड़ने के लिए भी तैयार थी।
रणबांकुरा की तरह एकदम लड़ने के लिए तैयार थी। मैं आपको थोड़ा सा परिचय ये कराना चाहता हूं कि चालुक्य और सोलंकी वंश की बात जब आती है तो आपको बता देते हैं, यह वेस्टर्न चालुक्य दो थे। एक जो थे वादामी और वातापी, जो राजधानी थी उसके नाम से जाना जाता है, वादामी और वातापी के चालुक्य, यह वेस्टर्न चालुक्य है। उसके बाद यह जो है इन्होंने पुलकेशिन ने क्या किया, पुलकेशिन ने इसको दो भागों में कर दिया, अपने भाई बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को पूर्वी वेंगी दे दिया, तो पूर्वी वेंगी चालुक्य कहलाते हैं। और उसके बाद जब इस प्रथम वातापी चालुक्य का जब शासन समाप्त होता है तो वह जो होता है 200 वर्षों तक राष्ट्रकूट का शासन होता है। फिर से राष्ट्रकूट को नंदी वर्मन जो स्थापित किए थे, वह दंती दुर्ग जो स्थापित किए थे वह 200 वर्षों तक चला। उसके बाद फिर से चालुक्य लोग उभर करके आए और यह पश्चिमी कल्याणी उनकी राजधानी हुई, वह चालुक्य है। तो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं कि यह तीन थे। और चौथा आपको गुजरात की तरफ मूव किए, जो सोलंकी वंश गुजरात का चालुक्य है। इसी के वंश के आपको कुछ लोग जो हैं यहाँ आकर के वह स्थापित हो गया। तो वह वंश जो था बहुत ही गौरवशाली परंपरा का रहा है, और आप जान ही रहे हैं कि उस परंपरा को आपको और जन जागृत करने वाली वह जो थी आपको नाइकी देवी थी। मैं थोड़ा सा यह जो है पीरियड है आपको 1175 का पीरियड है, मीन्स 1175 का पीरियड है। आपको मोहम्मद गौरी जो थे उनका पूरा नाम मुइजुद्दीन गौरी, अफगान से मुल्तान, आप देख रहे हैं अफगान से यहाँ मुल्तान आते हैं, और मुल्तान से फिर सिंध आते हैं, मुल्तान को जीतते हैं, सिंध को जीतते हैं जो अब पाकिस्तान में है, और यहाँ से जीतते हुए वह गुजरात पहुंचते हैं। अनिलवारा जो राजधानी थी, अनिलवार जो राजधानी थी, वहीं पर यह पहुंचने की कोशिश करते हैं जीतने के लिए। और यह जब रास्ते में ही रहते हैं, अभी गुजरात पहुंचने से पहले ही इन्होंने नाइकी देवी के पास प्रपोजल दिया, प्रस्ताव भेजा कि आप मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे और आपकी जान माल की बहुत आपको हानि होगी। आप महिला हैं, विधवा हैं, तो आप स्वाभाविक हैं कि आप लड़ नहीं पाएंगी, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सरेंडर कर जाइए। इनके दूत आए और इनसे मिली नाइकी देवी से, और नाइकी देवी को 3 प्रपोजल दिए। ये उसमें था, पहला था आप मुझसे शादी कर लीजिए। दूसरी प्रपोजल था कि आपके जो क्षेत्र है, जितना भी व्यापार या जो क्षेत्र है, वह उसका आमदनी हम लेंगे। तीसरा प्रपोजल था कि यहाँ पर जो है आपका इस क्षेत्रों में सारे लोग इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। नाइकी देवी यह अपमानजनक जो यह प्रपोजल था उसको एकदम एकदम ठुकरा दिया, और उससे बढ़िया सोची कि हम मरेंगे लेकिन हम इस चीज को कबूल नहीं करेंगे। और वह क्या की, इसीलिए वह अपने अनिलवार में डिफेंसिव मोड में नहीं, अभी तक आपको बता रहे हैं भारत में जितनी भी लड़ाई मैक्सिमम राजा लड़े वह सभी डिफेंसिव मोड में लड़े, लेकिन यह जो है सो ऑफेंसिव मोड में, आक्रामक मोड में लड़ने के लिए और जीतने के लिए यह उद्यत हुई। तो यह अनिलवारा वह जानती थी कि यहाँ पर अगर लड़ेंगे तो हमारे किले में रह के हम क्यों लड़ेंगे, हम किले से बाहर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। उन्होंने यहाँ से 40 मील दूर माउंट आबू का क्षेत्र चुना, और वहां पर जो है या जो है आपको लड़ने के लिए तैयार हो गई, अपनी सेना के साथ तैयार हो गई। और पृथ्वीराज जो द्वितीय थे उनको वह ऑफर किए कि आप मेरा मदद कीजिए, लेकिन उन्होंने मदद नहीं, ठुकरा दिया। तब इन्होंने अपने 3 सामंतों को आग्रह किया, तो वह 3 सामंत इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए।
मैं आपको बता रहा हूं वो कौन कौन 3 सामंत थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको यह प्रश्न आप ही से पूछ रहा हूं कि क्या क्यों ये माउंट आबू जो है, आप ही की तरफ से मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि माउंट आबू क्यों यह चुने वह स्थल। तो इसके पीछे कारण है कि माउंट आबू का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक की जो जगह है, उसके बारे में इनके सेना और ये लोग खूब जानते थे। मोहम्मद गौरी इस क्षेत्र को जानते नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात है, अगर हम जीत गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर हार भी गए तो हम लोग वहीं पर मौत को वरण करेंगे और हमारी जनताएं को तब तक समय मिलेगा, हमारी महिलाओं और हमारी बच्चियों का इज्जत आबरू बचेगा। वो लोग अपने आप को अग्नि के ज्वाला में झोंक देगी, जौहर कर देगी, क्योंकि समय मिलेगा। इन लोगों को हरम में जाने से अच्छा है कि ये लोग सोचा कि हम अपना जौहर कर देंगे। यही 2-3 बातें को ध्यान में रख करके इन्होंने माउंट आबू के जगह को चुना। आइए मैं आगे आपको बता रहा हूं यह युद्ध कौन सा युद्ध था और इस युद्ध को का क्या नाम था, और जो विश्व इतिहास में ही नहीं भारतीय इतिहास में वीरांगना के नाम से प्रसिद्ध आपको नाइकी देवी के बारे में खूब चर्चाएं होती है। मैं आपको बता रहा हूं, यह प्लॉट मैं आपको बना दिया हूं। यह प्लॉट आपको समझने में, यह जो है ज्योग्राफिकल समझने में आपको अच्छा रहेगा। आइए, इस युद्ध का नाम है कायाद्रा। कायद्रा या दूसरा नाम भी इसको कहा जाता है गादरारा घाट या काशहद भी कहा जाता है। काशहर हरादा के मैदान भी कहा जाता है, जो कायंदारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कायंद्रा भी कहा जाता है। तो इसका कई नाम है जो सिरोही जिले में माउंट आबू के पास है। अब देखिए, मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि इधर माउंट आबू पहाड़ी है, आप देख रहे हैं, यह माउंट आबू पहाड़ी है। और यह माउंट आबू पहाड़ी के इस तरफ से यह इनके जो सामंत थे, अरबुदा के परमार शासक धारवर्ष, देख रहे हैं कितने वीर दिखाई पड़ रहे हैं। यह अपनी सेना के साथ यहाँ पर डटे रहे। देखिए, यह जो है मैं आपको जो बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह जो है माउंट आबू पहाड़ी है, यह आप देख रहे हैं, यह माउंट आबू पहाड़ी है। और यह अरबुदा के परमार धारवर शासक हैं, जिनका मैंने आपको चित्रांकन के माध्यम से बतलाने की कोशिश किया। इधर जो है अरावली है, अरावली पहाड़ी है, अरावली पहाड़ी है, यह दिखाई पड़ रहा है, यह अरावली पहाड़ी है। और इसके दो शासक हैं, एक हैं जलौर के चाहवान शासक कृतिपाल है और उनकी सेना है। दूसरा है नादुला चाहमान शासक केलहन देव की सेना है। दो आप देख रहे हैं किस तरह से योद्धा की तरह यह राजपूत वीर जो हैं अपने पूरे आन वान और शान के साथ लड़ने को तत्पर है। आपको बता रहे हैं, इधर से मोहम्मद गौरी की गुरीद सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप देख रहे हैं, यह दो पहाड़ों के बीच में जो गैप है, इससे इनकी सेना आपको बढ़ती है। ये तो समझ रहे हैं कि यह विधवा महिला है, यह हमारे साथ तो पल भर नहीं टिक पाएगी, लेकिन यह आप भूल है, इनकी भूल थी कि यह नहीं समझे कि हाथी को भी एक चींटी जो है नाक में घुस जाता है तो परेशान ही नहीं कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। और एक तो यह जो है, और एक सांप जो है मदमस्त हाथी को भी का डस लेता है, तो छटपटाते हुए सांप जो है मर जाते हैं। तो यह जो है एकदम नागिन की तरह इन पर टूट पड़ी। और इनके पीछे आप देख रहे हैं दोनों हाथ से तलवार ली हुई है। देखिए, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में तलवार है, और यह जो है चालुक्य रानी जो है मैदान में कूद जाती है। इनके पीछे इनका सेनापति,
सेनापति अपनी सैन्य शक्ति के साथ है। और इनका जो घोड़ा था, मैं आपको मैंने बतलाना चाहूंगा कि यह जो है अपने यह एक घोड़े पर कई और औरतों को बैठाई हुई रहती हैं। आपको यह बहुत ही अजीब टेक्निक है जो इनको जीत दिलाने में मदद किया। पहली बात कि यह अपने दोनों तलवारों के साथ बीच में बैठी हैं। आगे जो है आपको बौनी औरतें जो होती हैं, बहुत सारी औरतें जो होती है छोटी कद की होती हैं लेकिन वह मैच्योर्ड होती हैं, उसको आगे बैठाई, क्योंकि उनको तलवार चलाने में और युद्ध करने में उनको डिस्टर्ब नहीं हो। आगे छोटी कद की घोड़ा पर बैठा दिए और वह केवल और केवल घोड़ा के लगाम को वह रखी रहती थी और जैसे आदेश मिलता था टाइट करो या लूज करो यह करती थी। दूसरे में पीछे आपको एक औरत को बैठाई रहती थी जो लंबी हो और वह जो है तीरंदाजी करता हो। तो तीर धनुष लेकर के पीछे रहती थी, जो इनके गर्दन पर तीर लेकर के तैयार रहती थी। और दो बौनी और औरत जो है, बौनी औरत जो दोनों घोड़े को, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे या साइड में आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर वह एक छोटा सा आपको झोला टाइप का बनाई हुई थी घोड़ा के दोनों तरफ। एक तरफ इधर एक बौनी औरत, एक दूसरे तरफ दूसरी बौनी औरत, जो केवल भाला लिए हुए रहती थी। और जो ही आगे घोड़ा बढ़ता था तो उसको दुश्मन पर आक्रमण नहीं करना था, बस भाला को बेध देना था। और घोड़ा छटपटा के गिरता था। स्वाभाविक है कि वह समझ नहीं पाता है किधर से यह आक्रमण हो रहा है। और यह दोनों जो है अपने भाले को लगा के रखती थी, निकाल करके ऐसे सामने से, और आपको पीछे तीरंदाज रखती थी। आगे दोनों तलवार, खुली हुई तलवार, नंगी तलवार से आक्रमण करने के लिए तैयार थी। और यह तलवार जो थी दुधारी तलवार थी, दुधारी तलवार थी और यह सीने पर कवच लगाए हुए थी। इनको डर नहीं था कि मुझे क्या होगा, क्योंकि वह जानती थी कि हारने से बढ़िया है कि मौत को वरण करने। यह आन वाण शान की एक आपको मूर्ति थी, प्रतिमूर्ति थी। और यह जो है आपको बता देते हैं गुजराती महिला थी जो जिन्होंने अपना परचम फहराया। अब जो है कि इधर से मोहम्मद गोरी तो समझ रहे हैं कि केवल और केवल यह रानी है, रानी पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रानी जो है इनको प्रत्युत्तर बहुत बढ़िया से दिया। ऐसा दिया कि इनको अब लगा इधर से दोनों तरफ से यह सेना जो है, मैं और आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं, देखिएगा इधर से यह जो है इसमें इस तरफ से सेना इनकी आती है अर्बुदा के परमार शासक का, और इधर से अटैक कर देती है। इधर से इनकी जो सेना है दो आपको सामंत की सेना है, एक जालौर चौहान शासक कृतिपाल का और दूसरा है नादुला चौहान शासक केलहन देव का। यह इधर से आपको आती है। अब क्या होता है कि अब इनको रिट्रीट करना पड़ता, पीछे हटना पड़ता। जो यहाँ पर बढ़े हुए थे, आपको बता देते हैं, यह सेना सब जो बढ़े हुए थे, इस सभी सेना को छोड़ना पड़ा इनको और इनको भागना पड़ा। अब लगा कि हम तो चारों तरफ से घिर गए, इधर भी पहाड़ है, पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है अरावली की, अब हमको सीधे भागना है। मैं एक चित्र के द्वारा आपको दिखा रहा हूं, या अब आपको बता ही दिया था, मैंने आपको बताया था माउंट आबू का है, इधर आपको बता ही दिया था कि अरावली का है, दिखाई दे रहा है। अब यह मोहम्मद गोरिया रणभूमि छोड़ करके या आपको इससे पीछे की ओर भागने की कोशिश करते हैं। इनको काफी तीरंदाज औरतें जो हैं सो जो पीछे बैठी हुई थी नायिका देवी के, वह इनको बेधित कर दिया। उसके बाद नायिका देवी टूट पड़ती है,
नायिका देवी मोहम्मद मोहम्मद गौरी को आप देख रहे हैं, मोहम्मद गौरी रणभूमि से भागते हुए और रानी नायकी देवी मोहम्मद गौरी को रणभूमि से भगाते हुए किया जाते हैं। इनको यह कह दिए थे कि तुम आप को हम शादी का हमसे करना पड़ेगा और मेरे हरम में रहेंगे। यह इनको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आण बाण और शान की यह गुजराती राजपूत महिला थी। यह राजपूतनी थी, यह हार मारने वाली नहीं थी, यह हार हिला देने वाली थी। और यह जो है से अपनी तलवार और भाला से ऐसा जब देखी कि यह नहीं पकड़े जाएंगे, एक बार फेंक देती है। और इनका जो है मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह इनका जो है यहाँ पर आकर के, यह जो है कमर पर आकर के वह चुभ जाता है। और यहाँ पर जो है इनका जो है पौरुषत्व खत्म हो जाता है और यह जिंदगी भर नपुंसक रह करके जिंदा रहते हैं। यह शादी नहीं किए, स्वाभाविक है बाल बच्चा नहीं होंगे। तो यह नपुंसक बनाने वाली यह रानी नायकी देवी यही थी। हरा तो दी ही। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। नायकी देवी जब जीत गई तो पूरे अनिलवार की औरतें जो हैं गौरवान्वित होने लगती है। देख रहे हैं औरतें इनको पकड़ के किस तरह से, कोई पैर पूज रही है, कोई गले मिल रही है, और कैसे दोनों बाजुओं को उठा करके यह जो है आपको जश्न मना रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है आपको आबू और दक्षिण राजपूताना में चालुक्य शासन के स्थापित हो जाने के बाद यह जो है फिर से आपको बता देते हैं कि आक्रमण नहीं कर पाया। मैं एक घटना और बता रहा हूं कि यह जो है आपको इसके बाद से यह जो है यह मैं आपको ईस्वी आपको बता देता हूं। 1178 में यह घटना होती है, जबकि उस समय जो है आपका यह जो जगह यह जो है आपको नायकी देवी हैं और इनके बड़े बेटे जो है मूलराज द्वितीय का शासन था। मूलराज द्वितीय का शासन था, क्योंकि 2 वर्ष जब यह शासन किए तो उसी में यह अटैक हुआ था। मैं आपको बता देता हूं, यह जीत जाने के बाद, ठीक है ना, भीम जो है इनके छोटे बेटे, क्योंकि 2 वर्ष के बाद मर जाते हैं, तो वह शासन करने लगते हैं। अब कोई आक्रमणकारी जो है इनके तरफ आंख उठा के नहीं देखती है। जब यह मर जाती है, नॉर्मल डेथ हो जाता है इनका, तो आपको बता देते हैं 1191 ईस्वी में वो फिर से गोगोरी जो है सो आक्रमण करने के लिए उद्यत होता, वो भी गुजरात के तरफ से नहीं, खैबर दर्रे से वह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। और वह भी जा करके जयचंद यहाँ के जो राजा थे, वह जाके आग्रह करते कि पृथ्वीराज चौहान के को हराइए और मैं आपका मदद करूंगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो इनको मदद नहीं की थी, लेकिन बहुत सारे राजपूत जो लोग थे उनको मदद किए और 1191 में तराइन के युद्ध में वह जीत गए। लेकिन फिर जयचंद उसमें से कुछ को फोड़ करके, राजपूत राजाओं को फोड़ करके, और उनके साथ फिर मोहम्मद गोरी को आग्रह करने गए कि चलिए आप लड़िए, इस बार आप लड़िएगा तो आपको जीत होगी। तब जाकर के दूसरे बार में आते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं तराइन के दूसरे दिन। लेकिन इतने दिनों के पश्चात होता है, आप समझिए 78 से 13 साल 14 साल के लगभग होता है, और 13-14 साल ये डर के मारे होश इनका नहीं रहा, और वह जो है भागते हुए घर में जाकर के घर को बंद कर लिए, क्योंकि इनका पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया था, घाव से एकदम परेशान थे, छटपटाते हुए वह रह गए। तो समझिए 13 साल 14 साल तक यह आपको एक कायर की तरह बैठे रहे। लेकिन बाद में जब इनको ऑफर आया जयचंद की तरफ से, तब आपको इस पर उन्होंने ये किया।
मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो स्रोत है, विस्तृत अध्ययन है, भारत का इतिहास एल श्रीवास्तव से लेकर के एल बाशम से लेकर के बहुत सारी किताबें हैं, जिसकी बहुत सारी लिस्ट मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा। गूगल तो महासमुद्र है, वह आप स्रोत में ले सकते हैं। अन्य कई किताबें जो हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छी है स्रोत के रूप में, और विशेष अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं। राजपूताना के इतिहास के बारे में भी कई अच्छी-अच्छी किताबें हैं। उसके बारे में मैं रेफर आपको कर दूंगा। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए, जय हिंद। इसमें से पीछे कैसे हट गया?